तो बच्चों चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल को हम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पहले और दूसरे सवाल को पूरी तरह से पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। और आज के इस वीडियो की शुरुआत हम आपके एनसीईआरटी न्यूमेरिकल चैप्टर 2 के सवाल नंबर 3 से इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। आइए इत्मीनान के साथ पढ़ते हैं सवाल नंबर 3 को और मस्त तरीके से सवाल नंबर 3 को लगाने का प्रयास करते हैं। कहता है उष्मा यानी परगमन में ऊर्जा। उष्मा एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा, जिसका मात्रक क्या है? कैलोरी। और एक कैलोरी किसके बराबर है? कैलोरी यह किसके बराबर है? 4.2 जूल के बराबर है, जहां 1 जूल बराबर कितना दिया हुआ है? यानी कि आपका 1 जूल बराबर कितना दिया हुआ है? 1 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है। मान लीजिए कि हम मात्रकों की कोई एक ऐसी प्रणाली उपयोग करते हैं जिसके द्रव्यमान का मात्रक अल्फा केजी के बराबर है, लंबाई का मात्रक बीटा मीटर के बराबर है और समय का मात्रक गामा सेकेंड के बराबर है। तो यह प्रदर्शित कीजिए कि नए मात्रकों के पदों में कैलोरी का परिणाम 4.2 अल्फा इनवर्स, बीटा इनवर्स 2 और गामा स्क्वायर है। आपको यह चीज सिद्ध करना है। देखिए, हमने आपको बताया था कि एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलने की विमीय विधि, तो उसी का उपयोग हम लेंगे। जो विधि आपकी थी, विधि आपकी क्या थी? विधि आपकी थी N1 U1 बराबर N2 U2, जहां पे आपका N1 क्या था? पहली पद्धति में आंकिक मान, पहली पद्धति का मात्रक, दूसरे पद्धति का आंकिक मान, दूसरे पद्धति के मात्रक की विमा लिया जाता था वहां पे। अब सबसे पहले प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि एक कैलोरी किसके बराबर है? 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर है और 1 जूल जो है किसके बराबर है? 1 जूल जो है आपका 1 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 के बराबर है। अब देखिए, हमने आपको यह भी बताया था कि कभी भी जैसे यहाँ पे U1 की जगह पे हम बीमा लिखते हैं और बीमा किसी भी पद्धति के लिए एक मात्रक की बीमा हमेशा क्या होती है? समान होती है। बस जैसे अगर हम इसके बीमा के लिए जैसे अगर इसकी बीमा निकालें तो बीमा क्या हो जाएगी? केजी की बीमा क्या होती है? केजी की बीमा m होती है। मीटर यानी कि लंबाई की बीमा क्या होती है? l, तो मीटर का स्क्वायर है तो l का स्क्वायर। समय की बीमा होती है t का इनवर्स 2 है तो यह इनवर्स 2 हो जाएगा। यह हमें दिया हुआ है पहली पद्धति का, तो पहली पद्धति यानी कि U1 का मान हो जाएगा और 1 के लिए यह 1 1 1 हो जाएगा, M1 L1 T1 हो जाएगा। अगर दूसरे पद्धति के लिए बात करें तो यह आपका बदलेगा नहीं, U2 आपका बदलेगा नहीं, बस आपका हो जाएगा यह M2 L2 के पावर 2 और T के पावर इनवर्स 2, T2 के इनवर्स 2 हो जाएगा। यानी कि N1 और U1 और U2 में केवल बदलेगा तो बदलेगा केवल यहां नीचे वाला डिजिट, यानी कि ये 1 1 1 था और यह क्या हो जाएगा? 2 2 2 हो जाएगा। दूसरी चीज कि हमें एक चीज और दे रखा है, हमें एक चीज क्या दे रखा हुआ कि दूसरी पद्धति में यानी U2 के लिए हमारे पास जो U2 के लिए जो आपका इसमें बोल रहा है कि द्रव्यमान होगा वह क्या होगा? अल्फा केजी होगा। यानी U2 के लिए जो m का मान होगा वह क्या होगा? आपका अल्फा केजी होगा। U2 के लिए अल्फा केजी होगा और आपका जो लंबाई है यह केजी के लिए, किसके लिए? केजी 1 किलोग्राम बराबर अल्फा केजी हो जाएगा दूसरी पद्धति के लिए। और दूसरी पद्धति के लिए लंबाई यानी मीटर बराबर क्या हो जाएगा? आपका बीटा मीटर और समय सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा? आपका गामा सेकेंड हो जाएगा। यह चीज हमें दे रखा है। आइए हम इस सूत्र पर सीधा सब मान को रख करके अप्लाई कर देते हैं। N1 का मान दिया हुआ है 4.2, तो N1 के जगह पे हमने क्या रख दिया? 4.2 और इनटू में U1 का वैल्यू कितनी है आपकी? M1 L1 का स्क्वायर और T1 का इनवर्स 2 बराबर N2 का मान तो हमें दिया नहीं है, N2 का मान हमको ज्ञात करना है। तो N2 और U2 का मान कितना है आपका? M2 L2 का स्क्वायर और T2 का इनवर्स 2, यह हमें मान दिया हुआ है। हमें N2 का मान ज्ञात करना है तो इसको हम बॉर्डर के इस पार भेजेंगे और जब इसको इधर भेजेंगे तो यह इसके साथ किस में हो जाएगा? गुणा में। तो वहां क्या बचेगा? आपका N2 बचेगा और यहां है 4.2 और इनटू, देखिए यह भी आपका इसके भी पावर 1 है, इसके भी m के पावर 1 है, इसके भी l के पावर 2 है, इसके भी l के पावर 2 है, इसके भी t के इनवर्स 2 है, इसके भी t के इनवर्स 2 है। यानी सबको हम एक साथ में लिख लेते हैं। M1 बटे क्या हो जाएगा? यह M2 हो जाएगा और दोनों की ही पावर कितना है? 1 है। इसके साथ
L को देखा जाए तो ऊपर में यहाँ पे क्या है L1 है, यह L जब आएगा इसके नीचे तो L2 हो जाएगा और दोनों की ही पावर क्या है 2 है। और इसके बाद T1 यहाँ पे ऊपर में है और T2 जब इधर आएगा बॉर्डर के इस पार इसके पास तो T2 किस में हो जाएगा भाग में, इन दोनों का ही पावर कितना है इनवर्स 2 है। अब हम जानते हैं कि ऊपर जो है ना इसका मान किसमें है केजी मीटर और सेकेंड में है, तो ऊपर वाले यहाँ पे हम N2 के जगह पे N2 बराबर हो जाएगा 4.2 तो आपका रहेगा ही, और इनटू में M का मान पहली पद्धति के लिए M का मान क्या है केजी है, M1 का मान क्या है केजी है, और दूसरी पद्धति के लिए जो इसका मान है केजी किसके बराबर है आपका दूसरी पद्धति में जो केजी है किसके बराबर है अल्फा केजी के बराबर है, तो यह आपका क्या हो जाएगा अल्फा केजी और इसका पावर 1। इसी प्रकार L1 का मान रखें तो पहली पद्धति में L किस में है मीटर में है, पहली पद्धति में L मीटर में है और दूसरी पद्धति में मीटर किसके बराबर है बीटा मीटर के बराबर है, तो यह आपका हो जाएगा बीटा मीटर और इसकी पावर कितना है 2। समय पहली पद्धति में किस में है सेकेंड में है, तो यह आपका हो जाएगा सेकेंड बटे दूसरी पद्धति में गामा सेकेंड है तो यह आपका हो जाएगा गामा सेकेंड और इसका इनवर्स 2। अब यहां पे इसको अगर हम हल करें तो यहां से N2 की जो वैल्यू हो जाएगी N2 बराबर 4.2 और साथ में देखिए केजी से आपका केजी कट गया, मीटर से आपका मीटर कट गया, सेकेंड से आपका सेकेंड कट गया, 1/अल्फा अल्फा जब ऊपर आएगा तो यह क्या है पहले लिख देते हैं 1 बटे यहां पे क्या आया अल्फा इसके पावर 1, यहां पे क्या आया 1 बटे बीटा और इसके पावर कितना इसकी पावर प्लस का 2। अब इसके जगह पे क्या है 1 बटे गामा इसकी पावर माइनस का 2, तो 1 बटे गामा और इसके पावर कितना आया आपका माइनस का 2। अब अल्फा जब ऊपर जाएगा तो इसकी घात 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो यहां से N2 बराबर आपका हो जाएगा अल्फा की पावर माइनस का 1, सॉरी 4.2 तो आपका रहेगा ही, 4.2 कहां जाएगा तो 4.2 यह अल्फा की पावर अल्फा ऊपर जाएगा तो इसकी घात हो जाएगी माइनस का 1। बीटा जब ऊपर जाएगा तो इसकी घात कितना है प्लस की 2 है, तो ऊपर जाएगा तो इसकी घात कितनी हो जाएगी माइनस का 1। जब बीटा ऊपर जाएगा तो इसकी घात हो जाएगी माइनस का 1 और इसका स्क्वायर है तो 2 में -1 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो बीटा का इनवर्स कितना हो जाएगा 2। अब अगर बात करें गामा की तो गामा जब ऊपर जाएगा तो घात कितना हो जाएगा -1, यानी कि गामा की घात कितनी हो जाएगी -1 और इसकी घात कितनी है -2 में जब माइनस के 1 के साथ गुणा होगा तो सर्वप्रथम माइनस प्लस हो जाएंगे और 2 में 1 का गुणा होगा तो 2 होगा आपका, तो यह आपका हो जाएगा गामा की घात प्लस की 2। आइए देखते हैं हमें प्रश्न में यही तो सिद्ध करना था। N2 बराबर 4.2 इंटू अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स 2 और गामा का स्क्वायर, हमें यही तो आपको सिद्ध करना था जो कि हमने सिद्ध कर दिया। तो दूसरी पद्धति में जो मात्रक होगा वह आपका यही होगा, यही आपका हो जाएगा इसका प्रूफ, PROOF प्रूफ दैट। तो यह इस प्रकार से हमारा सिद्ध हुआ। तो बच्चों अगर इसमें कहीं भी किसी प्रकार की अगर कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। तो अगले क्रम में चौथा प्रश्न यानी कि 2.4 है आपका, कहता है कि इस कथन की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। आगे कहता है कि तुलना के मानक का विशेष उल्लेख किए बिना, यानी किसी भी चीज की तुलना किए बिना किसी भौतिक राशि के विमीय राशि को किसी विमीय राशि को बड़ा या छोटा कहना क्या है अर्थहीन है। बिना तुलना किए किसी को बड़ा, हम कहें कि यह चाक बड़ा है तो क्या बड़ा है यह चाक, किससे बड़ा है, तुलना किसी न किसी से करना पड़ेगा ना कि यह चाक चींटी से बड़ा है या यह चाक हमारी लंबाई की तुलना में क्या है छोटा है। तो इसकी जब से हम किसी दूसरे वस्तु के साथ तुलना नहीं करेंगे तब तक इस चाक को बड़ा या छोटा कहना क्या है अर्थहीन है। वही बात यहां पे कह रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए कथनों को जहां कहीं भी आवश्यक हो दूसरे शब्दों में व्यक्त करना है। जैसे देखिए जब श्री कृष्ण जी पांडवों की तरफ से जब मतलब अपने शांति का प्रस्ताव लेकर के जाते हैं तो कौरवों की सभा में कहते हैं कि 2 न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। यानी कि अगर पांडवों को 5 गांव बस दे दिया जाए तो उससे भी पांडव खुश रह सकते हैं। तो उसके उपलक्ष्य में दुर्योधन क्या कहता है कि एक सुई की नोक की बराबर जिस पर पांडव पैर रख सकें मैं उतनी जमीन भी नहीं दूंगा। देखिए यह यहाँ पे
पे इस कथन का क्या आशय है कि दुर्योधन यह भी तो कह सकता था कि मैं उनको 1 इंच भी जमीन नहीं दे सकता हूं, तो दुर्योधन उसी बात को पलट करके क्या कहता है कि सुई के नोक के बराबर जिस पे पांडव पांव रख सकें, मैं उतनी भी जमीन पांडवों को नहीं दूंगा। तो यानी कि आपको जिस हिसाब से दुर्योधन बढ़ा चढ़ा करके बताया, दूसरे शब्दों में बोला, ठीक उसी प्रकार से आपको दुर्योधन के ही भांति क्या करना है, दूसरे प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे पहला कहता है, जैसे किसी भी तुलना किए बिना, किसी भी चीज की तुलना किए बिना आप ये नहीं कह सकते हो कि यह वस्तु बड़ी है या छोटी है। जैसे अगर हमारे वेट की बात करें, तो अगर हमारे वेट की अगर बात करें तो आप कह सकते हैं कि जो किसी भी मनुष्य का भार है वह पृथ्वी के भार की तुलना में अत्यंत छोटा है। अगर हम बात करें पृथ्वी के द्रव्यमान की, पृथ्वी के भार की, तो पृथ्वी का भार कितना होता है, 5.972 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, 24। अब यह कितना बड़ा, इसके आगे 24 जीरो आपको बढ़ाना है, 24 जीरो बढ़ाना है, यानी कि 5.972 के आगे 21 जीरो आप बढ़ा दीजिए, जितना केजी होगा उतना ही पृथ्वी का क्या है, द्रव्यमान है। तो एक मनुष्य का द्रव्यमान की तुलना में पृथ्वी का द्रव्यमान अत्यंत बड़ा है। लेकिन वही हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की, जो कि कितना होता है, 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31, अत्यंत छोटा सा द्रव्यमान है। इतना यह किसमें होता है, केजी में, और यह भी किसमें होता है, आपका केजी में। तो अगर इसकी तुलना में देखा जाए तो मनुष्य का द्रव्यमान बहुत अधिक है, इसकी तुलना में देखा जाए तो मनुष्य का द्रव्यमान बहुत कम है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना करने के बाद ही हम ये पता कर पा रहे हैं कि वह वस्तु कितनी बड़ी है अथवा कितनी छोटी है। इसी चीज को हमें दूसरे भाषा में व्यक्त करना है। आइए देखते हैं, जैसे ए पार्ट कहता है कि परमाणु बहुत छोटे से पिंड होते हैं। अब इसको दूसरे भाषा में आप कैसे कह सकते हैं कि जैसे एक राई का जो दाना होता है, जो राई का दाना होता है उसकी तुलना में, राई का दाना एकदम छोटा सा होता है, लेकिन उसकी तुलना में अगर देखा जाए तो परमाणु क्या होता है, और भी छोटा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक राई की दाना की तुलना में जो आपका परमाणु होता है वह अत्यंत सूक्ष्म होता है। तो इसके प्रश्न को आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अब दूसरा है कि जेट वायुयान अत्यधिक गति से चलता है, यानी अत्यधिक तेज गति से चलता है। तो हम इसका उत्तर क्या लिख सकते हैं, दूसरी भाषा में क्या बता सकते हैं कि जो जेट वायुयान है ट्रेन की अपेक्षा, सुपर फास्ट ट्रेन की अपेक्षा अत्यंत तेजी से चलता है। दूसरे भाषा में कह सकते हैं, दोनों का ही मतलब क्या है, सेम है। सी पार्ट कह रहा है कि बृहस्पति का द्रव्यमान बहुत ही अधिक है। अब बृहस्पति का द्रव्यमान किससे बहुत अधिक है, ग्रहों की बात कर रहा है। अब आ जाते हैं हम ग्रहों पर। जो आपका यूरेनस है, यूरेनस एक छोटा सा ग्रह है, तो यूरेनस का जो द्रव्यमान है, यूरेनस की द्रव्यमान की तुलना में जो बृहस्पति का द्रव्यमान है वह बहुत बड़ा है। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। अगला है कि इस कमरे के अंदर वायु में अणुओं की संख्या बहुत अधिक है। तो इस कमरे में वायु के अणुओं की संख्या तो बहुत अधिक है, लेकिन जितना एक मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या होती है उससे क्या है, यहां बहुत अधिक है। तो यहां पे हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। भाई अगर ऐसे लिखा है कि इस कमरे के अंदर वायु के अणुओं की संख्या बहुत अधिक है, तो बिना तुलना किए हम कैसे बता सकते हैं कि बहुत अधिक है। तो हम ये बताएंगे कि एक मोल में जितने हवा के अणुओं की संख्या होती है उसके तुलना में जो कमरे में उपस्थित हवा के अणुओं की संख्या है वह बहुत अधिक है। यानी हमको कुल मिला के यहां पे क्या करना है, तुलना करना है। तो तुलना कर करके हमें बताना है, जिस प्रकार से हम बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भारी होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भारी होता है। इसमें तो यथार्थपूर्वक तुलना कर दिया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो यह पूर्णतः आपका क्या है, सत्य है। जो हमने पहले बताया वह पूर्णतः असत्य था, जिसे हमने तुलना करके आपको बताया। अब इसका जो अगला पार्ट है वह कह रहा है कि ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत ही कम होती है। इसमें भी तुलना किया है, ध्वनि और प्रकाश दोनों का तुलना किया है, और जहां भी तुलना किया जाता है वहां भौतिक राशि को हम बड़ा या छोटा डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां पे यह भी आपका पूर्णतः सत्य है। अगर आपको बता दूं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 टू द पावर माइनस का 3 गुणे 10 टू पावर कितना होता है, 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी 3 लाख मीटर प्रति किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है।
निर्वात में प्रकाश की चाल। और अगर हम निर्वात में ध्वनि की चाल बोले तो निर्वात में ध्वनि चल नहीं सकती है, इसलिए निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होती है। इसलिए जो प्रकाश की चाल है ध्वनि की चाल से अत्यधिक तीव्र होती है। इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज कि अगर हम वायु में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल की तुलना करें तो जो वायु में प्रकाश की चाल है निर्वात की अपेक्षा 1.005 गुना क्या हो जाती है, घट जाती है। यानी कि अगर निर्वात में प्रकाश चलेगा तो इतना गुना और तेजी से चलेगा, और यदि वायु में प्रवेश कर जाएगा तो इतना गुना उसकी चाल क्या होगी, घट जाएगी। तो इन चीजों को आप याद रखेंगे। अब आइए चलते हैं अगले क्रम में, जो सवाल नंबर 5 है, यानी कि आपका 2.5 है। क्या कहता है कि लंबाई का कोई ऐसा नया मात्रक चुना गया है जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल को हम c से प्रदर्शित करते हैं, और यह होता है जैसा कि हमने बताया 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब कह रहा है कि लंबाई का एक ऐसा नया मात्रक लिया गया है, यह मीटर में नहीं लिया गया है, लंबाई का एक ऐसा नया मात्रक लिया गया है जिससे यह प्रकाश की चाल c बराबर कितना है, एक लंबाई का नया मात्रक इसके साथ आ जाएगा, लंबाई का नया मात्रक। तो लंबाई का केवल मात्रक बदला है ना, सेकंड का नहीं, तो बटे में क्या हो जाएगा, सेकंड। आगे कहता है कि इससे आपको क्या करना है, इस नए मात्रक के पदों में सूर्य तथा पृथ्वी की दूरी ज्ञात करनी है। और हम मान लेते हैं कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी हमें मानना ही है, हम कुछ भी मान सकते हैं। मान लिए कितना है, x है, तो दूरी को हमने मान लिया x है। प्रकाश की इस दूरी को तय करने में प्रकाश समय कितना लगाता है, समय दिया हुआ है कितना, 8 मिनट 20 सेकेंड। अब इसको हमें पूरा का पूरा किस में बदलना होगा, सेकेंड में बदलना होगा। 8 मिनट, 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड, तो यहां पे लिख लेंगे सेकेंड, और प्लस का यह कितना है, 20 सेकेंड है। तो 8 छक कितना, 48, यानी कि 480 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, तो प्लस क्या हो जाएगा, 20 सेकेंड हो जाएगा। अब यह जब जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 500 सेकेंड। अब हमको यह ज्ञात करना है कि 500 सेकेंड में प्रकाश इस नए मात्रक की तुलना में कितनी दूरी तय करेगा, वही हमारी होगी सूर्य से पृथ्वी की दूरी। हम जानते हैं कि चाल बराबर आपका होता है क्या, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। अब हमको ज्ञात करनी है दूरी, हमको सूर्य से पृथ्वी की निकालनी है दूरी। तो यहां से अगर हम निकालें दूरी, समय आ जाएगा इधर, हो जाएगा चाल के साथ गुणा में है, इधर आकर के किस में हो जाएगा, समय के साथ भाग में हो जाएगा चाल। तो इस प्रकार से दूरी बराबर आ गया चाल इंटू समय। और अगर हम निकालें दूरी तो दूरी बराबर यहां से होगा कितना, चाल कितना है, एक लंबाई के नए मात्रक के साथ, तो आपका हो जाएगा 1, और इसके साथ क्या हो जाएगा, लंबाई का नया मात्रक, और बटे यहां पे क्या है, सेकंड है, और इनटू में समय है। तो इनटू में क्या है, समय कितना है, 500 सेकंड है, तो समय कितना हो गया, 500 सेकंड। इस सेकंड से, यह सेकंड बटे में है, यह ऊपर है, सेकंड से सेकंड आपका कट जाएगा, तो दूरी इंटू नहीं, दूरी बराबर होगा यहां पे। तो दूरी किसके बराबर हो जाएगी, 1 सेकंड से सेकंड कट गया, 500 से जब 1 का गुणा होगा तो यहां पे कितना हो जाएगा, आपका 500 हो जाएगा, और 500 सेकंड तो आपका कट गया, बचा क्या यहां पे, लंबाई का नया मात्रक। तो इसके साथ आ जाएगा लंबाई का नया मात्रक। तो यही इसका हो जाएगा आंसर। अब आपको इसमें देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ये लंबाई का नया मात्रक क्या है। जैसे आपको प्रश्न में ये दिया होता कि जो प्रकाश की चाल है इतने मीटर प्रति सेकंड होती है, तो प्रकाश की चाल जो नया मात्रक पद्धति है उसके हिसाब से 1 किलोमीटर या समथिंग यहां पे रहता, लंबाई के नए मात्रक की जगह पे कि 1 किलोमीटर के बराबर है, तो हम इसके सी के मान को लिख देते 1 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब यहां पे जो हम लंबाई का नया मात्रक लेकर के आ रहे हैं वहां पे 1 किलोमीटर प्रति सेकंड होता, किलोमीटर प्रति सेकंड होता, किलोमीटर प्रति सेकंड होता, तो यह किस में आता, किलोमीटर में। लेकिन यहां पे बोल रहा है लंबाई का नया मात्रक, तो इसके साथ हमको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, बस लंबाई का नया मात्रक ले लेकर के चले आना है, यही हो जाएगा आंसर। किस बात की हमको टेंशन लेना है, जो चीज पूछ रहा है उस चीज को हमने बता दिया, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, हमारा काम बल्ले बल्ले।
आइए अगले क्रम में देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। अत्यंत अच्छा प्रश्न है। 2.6 आपका जो है प्रश्न कहता है लंबाई मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिशुद्ध यंत्र है। देखिए एक चीज हमने आपके पास चर्चा किया था लेक्चर क्लास में, अल्पतमांक हमने आपको बताया था कि कोई भी मापक यंत्र जितनी कम से कम लंबाई यथार्थपूर्वक माप सकता है वह क्या कहलाता है, अल्पतमांक कहलाता है। और दूसरी चीज कि देखिए जो यथार्थता होती है ना वह अल्पतमांक के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अल्पतमांक के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि जैसे अगर आपके पास एक स्केल ऐसा है और एक स्केल क्या है इस प्रकार से है और इसमें 10 खाने यहाँ पे बने हुए हैं, यानी अगर इसके अल्पतमांक की बात करें तो इसका अल्पतमांक कितना है, 1 सेंटीमीटर है। और अगर इसके अल्पतमांक की बात करें तो यह 0.01 सेंटीमीटर है। यानी कि यह आपके 0.01 सेंटीमीटर की दूरी यथार्थपूर्वक माप सकता है और यह केवल 1 सेंटीमीटर की दूरी माप सकता है। तो जिसका जितना ही ज्यादा अल्पतमांक होगा वह उतना ही कम यथार्थ होगा। यानी इस स्केल से अगर हमको मापना पड़ जाए 1.24 तो इसको हम नहीं माप सकते हैं क्योंकि यह 1.2 को ही केवल यथार्थपूर्वक माप सकता है। इधर अगर दशमलव के आगे 2 अंक आ गया तो उसको माप नहीं सकता है, लेकिन यह दशमलव के आगे 2 अंक आ गया तो उसको भी माप सकता है। यानी कि जिसका अल्पतमांक जितना ही ज्यादा होगा उतना ही वह कम यथार्थ होगा। अल्पतमांक ज्यादा यथार्थता कम, अल्पतमांक कम यथार्थता ज्यादा। आइए इसी कंसेप्ट पर हम इस सवाल को करते हैं। सबसे पहला ए पार्ट जो दिया है वर्नियर कैलिपर्स का दिया हुआ है और बोल रहा है कि वर्नियर पैमाने पर 20 विभाजन बने हैं। देखिए वर्नियर कैलिपर जो होता है उसका जो खाना होता है कितना होता है, एक आपका mm का होता है। उसके खाने कितने के होते हैं, 1 mm के होते हैं और 1 mm में 20 विभाजन है। यानी कि वर्नियर कैलिपर्स की माप, वर्नियर कैलिपर्स कितना माप सकता है, वर्नियर कैलिपर्स की माप। तो वर्नियर कैलिपर्स की माप कितनी हो सकती है, वो उसके पास 1 mm होता है और 1 mm में बोल रहा है कि 20 विभाजन है, यानी 1/20 mm। अगर इसको हम सेंटीमीटर में बदलें तो 1 mm में हम जानते हैं कि एक सेंटीमीटर में कितना होता है, 1/10 mm होता है, 1/10 mm होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 mm के बराबर होता है। तो देखिए हम जानते हैं कि जो आपका 1 mm होता है वह कितने के बराबर होता है, 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इस mm के जगह पे अगर हम सेंटीमीटर में लिखें, इस mm के जगह पे चाहें तो इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 1/20 और इंटू में 1 कितना लिख सकते हैं, 10, और इसको क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर। यानी 1/20 दूना 20 दहाई में 200, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/200 सेंटीमीटर। 1/200 जब करेंगे तो 0 कितना आएगा, 0.5 सेंटीमीटर। यानी कि वर्नियर कैलिपर्स की जो माप है वह 0.05 तक यथार्थपूर्वक माप सकता है। अगर हम बी पार्ट की देखें तो बी पार्ट क्या कह रहा है कि इसका जो बी पार्ट है कह रहा है कि एक स्क्रू गेज में 1 mm है और उसके वृत्तीय पैमाने पर 200 विभाजन है। यानी कि स्क्रू गेज जो है आपका 1 mm पैमाने पर कितने विभाजन के साथ है, 100 विभाजन के साथ है। यह किस में है, आपका mm में है, यह किस में है, आपका mm में है। तो यानी कि अगर इसको सेंटीमीटर में फिर से बदलें तो 1/10 का गुणा करना पड़ेगा और जब 1/10 का गुणा होगा तो 1/1000 सेंटीमीटर हो जाएगा और 1/1000 जब करेंगे तो 0.001 आएगा, 0.001 सेंटीमीटर आपका आएगा। यानी वर्नियर कैलिपर्स 0.001 सेंटीमीटर क्या कर सकता है, माप सकता है। अगर सी की बात करें हम तो सी में आपका क्या कह रहा है, सी में इसके कह रहा है कि ये स्क्रू गेज दिया था ना, हाँ वर्नियर कैलिपर्स तो स्क्रू गेज था। और जो सी है कह रहा है कोई प्रकाशिक यंत्र जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की सीमा के अंदर माप सकता है। और हम जानते हैं कि जो प्रकाशिक यंत्र है, प्रकाशिक, इसको लिख लेंगे यहां पे, स्क्रू गेज
की माप, यहां पे लिख लेंगे थोड़ा सा स्क्रू गेज की माप। प्रकाशिक यंत्र की माप जो है, प्रकाशिक यंत्र की माप, तो प्रकाशिक यंत्र कितना माप सकता है? एक तरंग दैर्ध्य के बराबर नाप सकता है। तो प्रकाशिक यंत्र की माप बराबर क्या हो जाएगा? तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य लिख सकते हैं हम, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। और आपको बता दें कि जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है वह लगभग 6000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। और एक एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है? 10⁻⁻10 के बराबर होता है। 10 टू द पावर कितने के बराबर होता है? -10 के बराबर होता है। यानी कि यह हो जाएगा कितना? 6000 इंटू 10 टू द पावर -10 और यह होता है सेंटीमीटर के बराबर। तो यह हो जाएगा आपके सेंटीमीटर में। -10 जब यहां से 4 हटेगा, इसमें 4 जब इसमें से हटेगा तो 4 अंक दशमलव पीछे खिसकेगा। तो 4 अंक दशमलव पीछे खिसकेगा और कितना बचेगा? यहां पे इसके पास 6 बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं 0.0000 और 06। क्या 6 अंक हो गया? 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हो गया। और यह किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। यानी कि जो प्रकाशिक यंत्र है वह कितने तक यथार्थतापूर्वक माप सकता है? 0.00006 सेंटीमीटर तक माप सकता है। तो इसमें से देख रहे हैं कि अल्पतमांक सबसे ज्यादा किसका है? तो सबसे ज्यादा अल्पतमांक इसका है। फिर अगर इसके बाद देखें तो इसके बाद अल्पतमांक इसका है। इसके बाद अगर देखें तो सबसे कम अल्पतमांक इसका है। सबसे छोटी संख्या यह है, यानी कि यह इतना कम से कम माप सकता है। इसका अल्पतमांक सबसे कम है और जिसका अल्पतमांक सबसे अधिक कम होगा वह ज्यादा यथार्थ होगा, क्योंकि अल्पतमांक और यथार्थता में व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती का संबंध होता है कि यानी कि यह अगर कम होगा तो यह अधिक होगा, यह अधिक होगा तो यह क्या होगा? कम होगा। तो बोल रहा है किससे अधिक यथार्थता पूर्वक मापा जा सकता है? तो जिसका अल्पतमांक कम होगा उस माप को यथार्थ पूर्वक मापा जा सकता है। अतः जो प्रकाशिक यंत्र की माप होगी वह ज्यादा यथार्थ होगी। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6वें को हल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। अब जो अगला सवाल है वह आने वाले नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।